दोस्तों, नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चंदनपुर नाम के एक गांव में एक लड़की रहती थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है। वहां पर सारी लड़कियां अपने विवाह के बारे में बातें कर रही थी। एक सहेली जिसका नाम मीरा था, उसने कहा, पता है, मेरे पिता ने मेरी विवाह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं। इंदु की दूसरी सहेली गीता ने कहा, अच्छा, मेरे लिए तो ससुराल में दुल्हन के विवाह के लिए सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। यूं सब लड़कियां बातें कर रही थी। कोई अपने भाई की बातें करती थी और कोई अपने मामू की। इंदु बेचारी सखियों की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके पास कहने के लिए कोई बात नहीं थी। बहुत दिन पहले ही उसके माता पिता गुजर चुके थे और वो उसके लिए धन दौलत भी नहीं छोड़ गए थे। कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका सहारा वह लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। आखिर उसकी शादी का प्रबंध कौन करता? इंदु चाहती थी कि वह भी अपनी सखियों के साथ थोड़ी बातचीत करे। एक दिन इंदु ने अपनी सखियों के सामने ऐसे ही एक बात बता दी। अरे, तुम लोगों को पता है, मेरे चाचा भी परदेश से आ रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत से जेवर, गहने और कीमती कपड़े भी लाएगा। उन सभी लड़कियों की बातें एक चालाक ठग सुन रहा था। वह बहुत बड़ा ठग था। इंदु को देखकर उसके मन में इंदु से विवाह करने की इच्छा जागी। अरे, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। पर क्या वो लड़की विवाह करने के लिए राजी होगी? दूसरे दिन वह ठग इंदु के घर में पहुंचा। वह अपने साथ कीमती वस्त्र और आभूषण भी लाया था। ठग ने इंदु से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। कई साल परदेश में रहकर बहुत सा धन कमाकर लौटा हूँ। मैं तुम्हारा विवाह अपने एक धनी मित्र के बेटे से कराना चाहता हूँ। क्या सच में आप मेरे चाचा हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इंदु भोली भाली और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने ठग की बातों का सरलता से विश्वास कर लिया। वह अपनी सारी सामान लेकर ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग की घर की ओर चले जा रहे थे, एक चिड़िया ने आवाज लगाई, बहन इंदु, तेरी अकल कहाँ खो गई जो तू एक ठग से ठगी गई? इंदु पक्षियों की भाषा समझती थी। उसने अपने चाचा से पूछा, जो कि ठग था, ये चिड़िया क्या कह रही है? ची ची करना और शोर मचाना इन पक्षियों की आदत है। हमें इसमें क्या मतलब? उस पक्षी की तरह एक गाय ने भी इंदु को रोकने की कोशिश की, पर वह ठग बार बार इंदु को उल्टा सीधा कह देता था, जिसके कारण इंदु ने उन जानवरों की बातों को समझने की कोशिश ही नहीं की। अरे, शोर मचाना इन पशु पक्षियों की आदत है। वह ठग इंदु को साथ लिए अपने घर पहुंचा। मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ठग की बात सुनकर इंदु बहुत उदास हुई और उससे कहा, दुष्ट व्यक्ति, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। इंदु के लिए अब वहां से भाग जाना भी संभव नहीं था। उसे मार्ग की पशु पक्षियों की बातें याद आई और उसे अफसोस हुआ। मैंने उस पक्षी और गाय की बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इंदु वाकई में ठग से ठगी गई थी। वह ठग जब चोरी और ठगी के लिए बाहर जाता था तो वह अपनी माँ को इंदु की देखभाल के लिए रख देता था। ठग की माँ थोड़ी बूढ़ी थी। एक दिन जब उसका बेटा ठग घर से बाहर गया हुआ था तो उसने इंदु से पूछा, तुम्हें यहाँ सुंदर बाल कहाँ से मिले हैं? ये सब मेरी माँ की कृपा है। बेटी, तुम यहीं पर रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठग की माँ थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाती है। यही सही समय है। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। बाद में मुझे भागने का मौका नहीं मिलेगा। इंदु वहाँ से तुरंत अपने घर के लिए भाग जाती है। रास्ते में इंदु को ठग दिखाई देता है। अरे, यह तो इधर ही आ रहा है, कहीं मुझे देख ना ले।
ठग कहीं से चक्की चुराकर वापस घर लौट रहा था। ठग की माँ जब घर वापस लौटी तो उसने देखा कि इंदु वहाँ पर नहीं थी। अरे बिटिया, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से बाहर निकलो, मेरा बेटा आता ही होगा। अरे लगता है ये लड़की भाग गई। अब मेरा बेटा मुझे बहुत डांटेगा। उसने मुझे एक काम दिया था, मैं वो भी ठीक से नहीं कर पाई। तभी ठग वहाँ पर पहुँच जाता है। घर में वो देखता है कि इंदु वहाँ पर नहीं थी। ठग ने अपनी माँ से पूछा, इंदु कहाँ चली गई? मैंने बोला था ना तुम इंदु की ध्यान रखना। एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं कर पाई। अरे बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई, तभी वो लड़की भाग गई। मैंने कहा था कि उसे अकेला मत छोड़ना। तुमने अगर बाहर जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर दिया होता तो ऐसी नौबत ना आती। खैर, मेरी फूटी किस्मत, मैंने तुमको उसकी देखभाल के लिए रखा। मुझे तुम्हें रखना ही नहीं चाहिए था। मुझे किसी भी हाल में इंदु को यहाँ पर लाना ही होगा। इंदु गांव में लौटकर आई तो वह ठग के डर से अपने सखी मीरा के घर में रहने लगी। मीरा के घर में रहते हुए इंदु को 1 महीना बीत गया। उसने सोचा कि लगता है अब वह ठग वापस नहीं आएगा। अब मैं अपना घर जा सकती हूँ। तब इंदु अपने सहेली के घर से अपने घर वापस आ गई। इंदु अपने घर में रात को सो रही थी। तभी अचानक वह ठग और 3 आदमी के साथ आया और इंदु के खाट को उठाकर जंगल की तरफ ले जाने लगा। इंदु की आंखें खुल गई थी। वह जान चुकी थी कि ठग उसे ले जा रहा है, पर वह चुपचाप लेटी हुई थी। जंगल में पहुंचते ही चारों व्यक्ति एक जगह आग लगाकर बातें करने लगे। अरे पता है दोस्तों, वह लड़की बहुत शातिर है। पिछली बार वह मेरे घर से भाग गई थी। अगर इस बार वह भागने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। इंदु चुपचाप इन लोगों की बातें सुन रही थी। दुष्ट व्यक्ति, मुझे मारने की बात कर रहे हो। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। इंदु जब भी सोती थी वह खाट में एक खंजर रखती थी। इंदु खाट से उठकर चुपचाप उन तीनों का सर काट देता है। वह ठग किसी तरह वहां से भागता है। रुक जाओ दुष्ट व्यक्ति, तुम मुझे मारने की बात करते हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठग के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब बताओ क्या करोगी तुम मुझे? अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मारो न मुझे, मारो। अब क्या हुआ? इंदु ठग को मारने का तरीका सोच रही थी। तभी उसके मस्तिष्क पर एक योजना आई। इंदु ने आग लगी हुई जगह से एक लकड़ी को उठाया और उस पेड़ के सामने रख दिया। बस उस पेड़ पर आग लग गई। इंदु ने अपनी वीरता और साहस से ठग पर विजय पाई। अरे पता है चाचा जी, इंदु बिटिया ने उस ठग को मार दिया। आपके घर से जो जेवर चोरी हुआ था वह उसी ठग ने किया था। अरे वह बिटिया ने तो बहुत ही अच्छा काम किया। हमें गर्व है हमारी बिटिया पर। हाँ चाचा जी, आज तक किसी ने उस ठग को मार नहीं पाया। इंदु बिटिया ने ठग को मारकर अपनी बहादुरी दिखाई है। इंदु बिटिया ने साबित कर दिया कि लड़कियां भी कम नहीं होती। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसे इंदु के बहादुरी के कारण उसे एक अच्छा लड़का भी मिला। इंदु ने उस लड़के के साथ विवाह किया। ऐसे इंदु का एक बड़ा सपना पूरा हो गया था। इंदु उस लड़के से विवाह करके खुशी खुशी रहने लगी। रमेश के पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था। रमेश बहुत ही बुद्धिमान था। कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास कुछ भी समस्याएं लेकर आता था तो वह उसे आसानी से हल कर देता था। रमेश के पड़ोस में जो पति पत्नी रहते थे, दोनों मन के लड्डू खाने के आदी थे। वे दोनों ही बेकार के बातें करते रहते थे। एक दिन पति कह रहा था, मेरे पास कुछ रुपए होंगे तो मैं एक गाय खरीदूंगा। मुझे गाय से दूध निकालनी होगी। मुझे कुछ हंडियां लानी पड़ेगी। अगले दिन उसकी पत्नी ने कुम्हार के यहाँ से कुछ हांडियां खरीद लाई। क्या खरीद लाई हो?
ये कुछ हंडिया है, एक दूध के लिए, एक छाछ के लिए, एक मक्खन के लिए और एक घी के लिए। बहुत खूब, पर इस पांचवी का क्या करोगी? इसमें अपनी बहन के घर के लिए थोड़ा सा दूध भेज दूंगी। क्या अपनी बहन को दूध भेजोगी? ऐसा कब से चल रहा है, मुझसे पूछे बगैर? पति चिल्लाया और उसने गुस्से में सारी हांडियां तोड़ दी। अरे ये आपने क्या किया? सारी हंडिया तोड़ दी। मेरे खरीदा गया गाय का दूध अगर तुम किसी और को दोगी तो मैं क्या करूंगा? अगर दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे ये अकड़ किसको दिखा रहे हैं आप? मैं गाय की देखभाल करती हूँ, उससे दूध निकालती हूँ। बचे हुए दूध का क्या करूँ, मेरी मर्जी। मैं दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करके गाय खरीदता हूँ, तू उसका दूध अपनी बहन को देती है। मैं तुझे मार डालूंगा, कह देता हूँ। उसके पति ने गुस्से में सारा बर्तन वगैरह फेंक दिया। एक दिन गांव के चौराहे में 3 व्यक्ति खड़े थे। वे आपस में बात कर रहे थे। अरे मोहन भाई, क्या तुम्हें पता है? क्या बात कर रहे हो सोहन भाई? मुझे नहीं पता। अरे तुम्हें तो पता होगा मोहन भाई कि वो रमेश सबकी समस्याओं का समाधान करता है। हाँ भाई, ये बात तो मुझे पता है। तुम्हें तो ये भी पता है कि रमेश के घर के सामने कमलेश और उसकी पत्नी रहती है। अरे हाँ सोहन भाई, ये बात तो सबको पता है, पर बात क्या है वो तो बताओ। अरे कमलेश और उसकी पत्नी का रोज का झगड़ा होता है। अब मुझे पता नहीं भाई झगड़ा क्यों होता है, पर आश्चर्य की बात यह है कि रमेश उसके बगल में ही रहता है और वे सबकी समस्याओं को दूर करता है। लेकिन कमलेश के घर में जो बिना बात का रोज झगड़ा होता है, उसको वो क्यों नहीं सुलझाता? अरे भैया, बात तो तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है वो रमेश बहुत ही ज्यादा लालची है। अरे जो मामला मुखिया के पास चला जाता है, उसको सुलझाने के लिए रमेश तुरंत चला जाता है। हाँ सोहन भैया, क्योंकि मुखिया उसे पैसे देता है और वो गांव वालों के सामने नाम कमाता है। रमेश, जो पीछे से यह सब सुन रहा था, उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति था। अरे मैं गांव वालों के बारे में इतना भला सोचता हूँ, पता नहीं गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और वो कमलेश बिना बात के रोज का झगड़ा करते रहता है। अरे लोग कमलेश का बात सुनकर ही बोलेंगे कि ये मूर्ख है, वो बात ही मूर्ख जैसा करता है। खैर जो भी हो, अब उसके घर जाकर मुझे उसकी समस्या का समाधान करना ही होगा। रमेश को बड़बड़ाते हुए वे तीनों व्यक्ति देख लेता है। तब मोहन कहता है, अरे भैया, लगता है रमेश ने हमारी बातें सुन ली है। अरे सुनने दो भैया। अरे वो कमलेश की समस्या का समाधान करेगा, तब मैं मानूंगा कि हम गलत थे। रमेश अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर वह कमलेश के घर चला जाता है। अरे वो कमलेश, घर से बाहर निकलो। अब क्या बात हो गई रमेश भैया? अरे मैंने सुना तुम दोनों बिना बात के ही झगड़ा कर रहे थे कल। अरे रमेश भैया, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग झगड़ा क्यों कर रहे थे। दरअसल मैं एक गाय खरीदने वाला था। अच्छा, अगर तुम्हें गाय खरीदनी थी तो तुमने घर के बर्तन वगैरह क्यों फेंक दिए? मेरी पत्नी अपनी बहन को हमारी गाय का दूध भिजवाती है। तुम्हारी गाय? हाँ, वही जो मैं पैसों की जुगाड़ होते ही खरीदने वाला हूँ। अच्छा, वह गाय। पर अभी तो तुम्हारे पास कोई गाय नहीं है। देख लेना, मैं गाय जरूर लाऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है। अब मुझे पता चला कि मेरी खेती को कौन बर्बाद करता है। यह कहते हुए रमेश ने एक लाठी उठाई और पड़ोसी को दे मारा। अरे रुक जाओ भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? अरे तुम्हारी गाय मेरे खीरे और तरबूज खा गई, तुम उसे बांधते क्यों नहीं? अरे कैसे खीरे, कैसे तरबूज? तुम्हारी तो सब्जियों की खेती नहीं है। वह जिसकी मैं बुआई करने वाला हूँ, मैं महीनों से उसके बारे में सोच रहा हूँ और तुम्हारी गाय उसे तहस नहस कर जाती है। अचानक पड़ोसी की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि वह गलत कर रहा था। अरे मुझे माफ कर दो रमेश भैया, आगे से दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आगे से ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं रमेश भैया, ऐसी भूल मैं और कभी नहीं करूँगा। वो 3 गांव वाला, जो लोग रमेश की बुराई कर रहे थे,
जब उन्हें पता चला कि कमलेश के घर में सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, तब वो रमेश को बोले। अरे रमेश भैया, हमें माफ कर दो। आपके बारे में जाने बगैर हमने आपको भला बुरा कहा। तब मोहन ने कहा, रमेश भैया, अगर सही मायने में देखा जाए तो आप ही हमारे गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं। हमारे पूरे गांव में आप जैसा व्यक्ति नहीं है। हम ये भूल गए थे कि आप ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। देखो मोहन, तुम्हें ऐसा लगा इसलिए तुमने ऐसा बोला। मैं मानता हूँ कि कमलेश का घर मेरे सामने होते हुए भी मैं उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा था, मगर ऐसी बात नहीं है कि मैं कोशिश नहीं किया। मैं उसे बार बार समझा रहा था, पर वो समझ ही नहीं रहा था। अंत में मुझे बल का प्रयोग करना पड़ा। मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो जो अच्छा काम करता है, उसके बारे में कभी भी भला बुरा मत कहना। क्या पता अगर उसे किसी काम को करने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा हो। जी रमेश भैया, अब हम किसी के बारे में जाने बगैर उसे उल्टा सीधा नहीं कहेंगे।